Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking the newspaper of 30th of April, starting with the first. Goldman Sachs have projected $800 billion of export by 2030. The export is increasing and also the import, but the question arises, is the export sustainable in the form of service? तो इसमें गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में, स्पेशली रिसाइडिंग आउट ऑफ पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, particularly बेंगलुरु, it is facing water crisis, traffic issue, pollution, दिल्ली में pollution. So this impacts the growth of the service sector in this particular region because most of the companies, when they are looking for the opportunity to invest in India, they consider all these areas. तो जब तक अर्बन प्लानिंग में काम नहीं किया जाए और एक एडिक्वेट इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया जाए तब तक बहुत मुश्किल होगा. और दूसरा एक्सपोर्ट का बात होता है, क्या वो सर्विस सेक्टर लेड ड्रिवन है? क्योंकि $800 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन पिछले साल ये देखा गया कि एग्री प्रोडक्ट में कम हुआ एक्सपोर्ट. तो वी हैव टू प्रमोट ऑल द सेक्टर्स. अपने यहाँ जो स्क्यूड है वो थोड़ा सा सर्विस सेक्टर की तरफ है, वहीं पर सरप्लस है. बाकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना जरूरी है, उसके लिए चाइना प्लान वन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी स्पेसिफिक एरियाज, ऑटोमोबाइल, ड्रग्स, एपीआई ड्रग्स हो गया, टेक्सटाइल, सबको प्रमोट करना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम एग्री सेक्टर. सेम इसमें भी जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 7% दिस ईयर. 7%. तो क्वेश्चन उठता है, जीडीपी ग्रोथ तो क्या वो सबके लिए बराबर हर एक सेक्टर के अंदर में, कि कुछ सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है बाकी सेक्टर में कौन फॉर कम हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एग्री सेक्टर में 2 to 3% से ऊपर नहीं हो पा रहा. मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है लेकिन उसका स्पीड उतना नहीं है जितना होना चाहिए एज कम्पेयर टू डेमोग्राफिक डिविडेंड. फिर अगर बाकी सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो इट इज़ फेसिंग चैलेंजेस, ऐसे ऊपर आर्टिकल में देखें तो टू फॉर सस्टेन जीडीपी ग्रोथ वी नीड टू क्रिएटेड टू द ईच सेक्टर. उसके लिए रिफॉर्म, स्ट्रक्चर रिफॉर्म जरूरी है. जैसे लेबर कोड हो गया, लैंड एक्विजिशन, फार्म बिल 2020, ये सब स्ट्रक्चर रिफॉर्म है, इसे फोकस करना जरूरी है. और दूसरा कि जीडीपी ग्रोथ क्या ये राइट अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है टू मेक द कंट्री मोर इक्विटेबल, मोर प्रॉस्पेरस? तो क्वेश्चन उठता है, नहीं इसके अलावा और भी एरियाज होता है, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट rather than growth, गिनी कोएफिशिएंट, फिर पीपीपी मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है दैट टॉक्स अबाउट मोर एंड मोर, इट इज मोर इंक्लूसिव दैन जीडीपी. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आईएमएफ का. सेम इम्पैक्ट व्हेन वी डिस्कस अबाउट एक्सपोर्ट. तो 3-4 एरियाज इसके कारण होता है. पहली बात, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ड्यू टू द रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, इसराइल ईरान, पायरेसी, ह्यूथी अटैक ऑन इन द रेड सी, लॉजिस्टिक इशू होता है. दूसरा, कोविड के बाद ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे थे, उसके कारण. तीसरा, राइज ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, डेवलप कंट्रीज वैसे डेवलपिंग वैसे अनडेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे सी ए बी एम टैक्स हो गया, या डब्ल्यू में यूज ऑफ फाइटो सैनिटरी मेजर्स, उसके कारण भी इम्पैक्ट होता है. इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ये आई थिंक इक्वलाइजेशन लेवी है ना मानसी, इसके बारे में पता है? नहीं, ये कुछ डिफरेंट चीज है, डेफिनेटली. लेवी नहीं.
इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, आई थिंक ये जो हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है वो कम से कम होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, तो वो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसकी मैं एक बार डिटेल सर्च कर लेती हूँ। ठीक है। वार्मिंग ऑफ द ओशन, आईआईटी मद्रास का रिपोर्ट है इसमें, नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजी का ऑफ पुणे, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उनका रिपोर्ट है कि वन हिरोशिमा बॉम्ब की इक्विवेलेंट ऑफ जो 4.5 जेटा जूल है, इट इज इंक्रीजिंग, हाँ, एवरी सेकेंड ऑल डे, एवरी डे फॉर अ डिकेड। तो वी कैन कोट दिस इन मेंस कि वन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन है एवरी सेकेंड, इतना स्पीड में हीट हो रहे हैं ओशन। और लैंड हीट वेव बात करते हैं, फॉर्मेशन द हीट डोम, वैसे ही मरीन हीट वेव फॉर्मेशन होता है, which is directly linked to the ocean acidification, heating of the sea surface temperature, and also formation of cyclone that cause a very disaster impact on the food security in the country. कोरल ब्लीचिंग भी होता है, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन ऑफ केल्प फॉरेस्ट, तो केल्प फॉरेस्ट it is underwater areas, high density of kelp, which are large brown algae that grow underwater, rock in cold, nutrient-rich water. Underwater forest होता है. They are mostly found in the shallow open water. हाँ, क्वेश्चन यहाँ उठता है कि डीप में मिलता है कि शैलो में मिलता है, तो कभी भी केल्प फॉरेस्ट डीप ओशन में नहीं मिलेगा, इट विल बी फाउंड इन शैलो वाटर। और डीप वाटर्स में भी प्रेजेंट होता है, ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली इट इज नॉट प्रेजेंट, पर हाँ, बहुत कम लेकिन होता है, बट मोस्टली मोस्टली शैलो वाटर्स are। मोस्टली यूजुअली नो डीपर लिखा हुआ, और मोस्टली दे आर फाउंड इन पैसिफिक कोस्ट। वो प्रोवाइड करते हैं फूड शेल्टर फॉर द प्रॉन, स्नेल, ब्रिटल स्टार टू केल्प फॉरेस्ट। और आई सी लेवल राइज भी होता है हीट, मैरीन हीट वेव कारण। कैसे? इट लीड्स टू द डिसअपेयरिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड सी आइस मेल्टिंग। तो और आई, इंडिया में केल्प फॉरेस्ट, जो इंडियन कोस्टल लाइन है, तो वहां पे केल्प फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं। हम्म बाकी अगर हम यूएस में बात करते हैं तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे वी हैव, देन ईस्टर्न पे भी थोड़ा सा है, नॉर्दर्न साइड में, देन साउथ अमेरिका में पूरा है, मोस्टली और जो लाइक केल्प फॉरेस्ट है सेंट्रल ना, इक्वेटोरियल रीजन में चिली। नहीं मिलेंगे, अगर हम्म। मैप देखे तो सुपर। देन साउथ अफ्रीका की साइड है फिर सिर्फ, देन ऊपर सिर्फ यूके की साइड है, देन रशिया की साइड है, जापान और उस साइड है, एंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट की साइड और न्यूजीलैंड में। तो हम्म बस यहीं पे, साउथ ईस्ट एशिया में भी नहीं शो कर रहा है ये मैप। kelp forest is comparable to coral reef because of its diversity and ecosystem services provided by them. और जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन लेवी स्कीम है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। तो इसका मेन पर्पस था टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, तो इसके अंडर इट प्रोवाइड्स प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर्स इन रुपीज 5 years के लिए। इनिशियली इट वाज वैलिड कि, नहीं सॉरी, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2015 से 2020 तक का पहला जो ड्यूरेशन था, बट इसको फिर एक्सटेंशन किया आफ्टर कोविड-19, एंड इट इज जॉइंटली मॉनिटर्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेजरली दिस इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। सो इसमें जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन है, बेनिफिट एट द रेट ऑफ 2%। तो प्री एंड पोस्ट एक ही इंपॉर्टेंट है, शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू द मर्चेंट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स, and this is to promote the labor intensive sectors. हम्म नेक्स्ट, हाउ वेदर प्लेज स्पॉइल स्पोर्ट इन पोल बॉन्ड कश्मीर।
तो Anandnath district बाकी से vehicles have stuck in a traffic jam. तो several pockets of Pulwama witness flash flood, water loss. इसी कारण जो वोटिंग है वो परसेंटेज कम हुआ है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोस्टल बैलेट या फिर ई वोटिंग अगर एनआरआई के लिए किया जाएगा तो इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अगर कहीं पर भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर का खतरे है वहाँ पे। और दूसरा चीज़ की रोहतांग पास और बाकी जो पासेस है इट कैन बी बाईपास थ्रू टनल्स, इसलिए टनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन द और हिमालय। एक और हाँ इम्पोर्टेंट बनिहाल पास भी यहीं लोकेटेड है, सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। पीर पंजर जोजिला मंडल पास। लेक अलपुजा रामसर साइट है ये इंडिया में, सर्च करने पर लॉन्गेस्ट लेक है, लेकिन रामसर साइट। तो वेम्बनाडु कोल वेटलैंड्स ये है रामसर साइट। हम्म लॉन्गेस्ट लेक है। It was included in the list of wetland defined by the define of international importance defined by Ramsar. Second largest 2002 Ramsar में। site है after सुंदरबन। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर भी इनको इंक्लूड किया गया, कंजर्वेशन तो है। हम्म एलिफेंट कॉरिडोर, व्हेन वी टॉक अबाउट एलिफेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे एलिफेंट मिलता है तो कर्नाटका है। एलिफेंट पॉपुलेशन देखो सर्च कर लेना, दे आर इंडेंजर्ड, 40,000 39,000 के आसपास पॉपुलेशन है। इंडिया में एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट छोटे होता है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। जो फीमेल है गेस्टेशन पीरियड 40 ईयर्स तक होता है, उसके बाद फिर 2 साल तक होता है और 40 ईयर्स तक कर सकते हैं। और फीमेल के पास फीमेल डोंट हैव टस्क एज कम्पेयर टू मेल। तो रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें बोला गया कि वन ऑफ द सोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम ऑल वी हैव डिस्कस कि कुमकी एलिफेंट मॉडल है, फिर एपीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, या फिर इन द बॉर्डर लाइन ऑफ द विलेज वहाँ पर वही क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जिसको एलिफेंट को पसंद है, ताकि विलेज के अंदर नहीं घुसे। लेवेंडर या सेंट को यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन, सो दैट एरोमेटिक कल्टीवेशन प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट एलिफेंट डज नॉट ट्रांसग्रेस इनटू द प्रॉपर्टी। एक और लिखा हुआ है फेंसिंग द राशन शॉप, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, यूज ऑफ सोलर फेंसिंग टू प्रिवेंट द एलिफेंट। तो टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया में 30,000 है, हाईएस्ट इज इन कर्नाटका। कर्नाटक एंड देन वी आल्सो हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसके अकॉर्डिंग भी एंड वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन जो है 60% इंडिया में मिलती है, वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन। प्रोजेक्ट एलिफेंट का डेट 1992। हाँ 1992 1992। endangered species। सेंट्रली हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हम्म नेक्स्ट डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। बहुत हाई था एक समय इनका, पर्सनल इनकम टैक्स कम था, लेकिन फिर इंसेंटिव देने के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए, इंडिया को सेल्फ एफिशिएंट बनाने के लिए, इंडिया को एज अ सर्विस एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्टर बनाने के लिए इंसेंटिव दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, उसके कारण शेयर कम होते गया, तभी पर्सनल इनकम टैक्स शेयर बढ़ चुका है। तो ये डेटा पूछ सकते हैं यूपीएससी में कि पर्सनल इनकम टैक्स हैज रीच टू द हाईएस्ट एंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इनका, और इनका कम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स से कम हो गया। अगर देखा जाए दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स पे भी वो भी डिक्रीज कर रहा है।
किए थे एक समय में और डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स ही बढ़ गया 2011 से, और वे डायरेक्ट टैक्स कम होते गए। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि जीएसटी कलेक्शन, उसमें बीच बीच में कलेक्शन रैशनलाइजेशन के कारण बढ़ गया, न्यू प्रोडक्ट इंक्लूड किया गया, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स में भी इंसेंटिव दिया गया, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी। तो ओवरऑल दो टाइप का टैक्सेशन होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कि अकॉर्डिंग टू द अर्निंग कैपेसिटी इनकम टैक्स इज लेविड। जितना ज़्यादा अर्निंग होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा, जितना कम अर्निंग कम टैक्स। और रिग्रेसिव मतलब सबके लिए बराबर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ओवरऑल टैक्सेशन अगर रिग्रेसिव टैक्स बढ़ गया है तो ये क्या दिखाता है कि ये टैक्स सबके ऊपर सेम पड़ रहा है, चाहे वो गरीब रहे, अमीर है, मिडिल क्लास है। तो जो मिडिल क्लास है और अमीर है उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम खर्चा होगा, लेकिन जो गरीब है उनका ज़्यादा खर्चा होगा। एक कोका कोला बॉटल पर सेम टैक्स सब पे लगेगा, और उसी पर रिलाई करने से क्या होगा कि जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज है, स्कीम्स है टुवर्ड्स द पुअर पीपल, वो सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में नहीं हो, क्योंकि उनको सेम टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार जो मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द जीएसटी कलेक्शन एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा प्रॉब्लम होता है इनडायरेक्ट टैक्स हाई अगर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और बजट में। एक और प्रॉब्लम है कि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तब तक आपका टैक्सेशन बढ़ा है। जीडीपी जैसे ग्रोथ कम, प्रोडक्शन कम, टैक्सेशन कम, टैक्स कलेक्शन कम, रिडिस्ट्रीब्यूशन कम, और वापस से फिर साइक्लिंग में चल जाएंगे, साइक्लिक इशू, और नेट डेट बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए दो टाइप के स्कूल है, जो बोलते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ना चाहिए और दूसरे बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स पे यूज करना चाहिए। तो इंडिया में ओवरऑल दोनों को मैनेज किया जाता है इन द वेल्दी हेल्दी ट्रेंड, लेकिन ओवर द पिछले साल में कुछ दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है ओवरऑल नेट कलेक्शन में, और डायरेक्ट टैक्स कटते जा रहा है। मानसी। और इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो करंटली इट इज एट 11.6%। 11.6। यही है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मींस कि जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, उसमें प्रोपोर्शनेटली टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कितना इंक्रीज हो रहा है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मिसिंग, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो नाम वी कैन डिराइव, डीम्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन नहीं है, डीम्ड फॉरेस्ट है, दे आर नॉट रिजर्व्ड, बट they may belong to the forest revenue of the revenue, railways, other government entity और अंडर प्राइवेट ओनरशिप, बट दे आर नॉट नोटिफाइड। सरकार के अंदर में लॉज के रूल्स के अंदर में नोटिफाई नहीं किया गया कि फॉरेस्ट है, लेकिन दिखने में फॉरेस्ट है, डेफिनेशन वाइज से फॉरेस्ट है। तो टी.एन. गोदावर्मन केस 1996 में बोला गया कि जो दिखने में फॉरेस्ट है बाय डेफिनेशन फॉरेस्ट है, उसको वैसे ही कंसिडर किया जाना चाहिए रादर देन कि वो नोटिफाइड है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि नोटिफाई अगर नहीं रहता है तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डाइवर्ट द फॉरेस्ट लैंड टू अदर नॉन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट पर्पसेस, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया। लेकिन अगर वो फॉरेस्ट बेसिस पर डेफिनेशन में चलेंगे तो ईआईए मैंडेटरी हो जाएगा, कैंपा मैंडेटरी हो जाएगा, और भी एरियाज पर उनको ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, इट वाज अमेंडमेंट ऑन द 1980 एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसमें बोला है कि जो भी स्टेट एक्सपर्ट कमेटी है उनका रोल बात कर लेंगे अभी, उनका इसमें बोला गया कि जो भी डीम्ड फॉरेस्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट लैंड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में बोला कि हर एक स्टेट के अंदर में स्टेट एक्सपर्ट कमेटी है दैट एसेसेस कि कितने फॉरेस्ट लैंड है अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब नोटिफाइड नोटिफिकेशन तो पता ही है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उसके अपार्ट जो दिखने में फॉरेस्ट है उनके पास कुछ डेटा है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को भी, और स्टेट्स के अंदर में जो स्टेट एक्सपर्ट कमेटी है। पता लगा कि मैक्सिमम स्टेट के अंदर में स्टेट एक्सपर्ट कमेटी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल
गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वहां पर यही कमेटी नहीं है। डेटा तो दूर की बात है, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, क्लासिफाई फॉरेस्ट भी नहीं कर पाए अभी तक। ओनली 17 स्टेट्स आर इन लाइन विद द कोर्ट डायरेक्शन। और जिसके पास है भी, वो कैसे उसको कंजर्व करे, उसमें क्वेश्चन उठते हैं। तो स्टेट एक्सपर्ट कमेटी का रोल वी हैव डिस्कस। तो रिसेंटली जजमेंट क्या रहा है कि वी हैव टू फॉलो, गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द जजमेंट इन द गोदावर्मन केस, कि यू हैव टू यूज डेफिनेशन बेस्ड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डेफिनेशन के बेसिस पे काम करना होगा, री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट करना होगा फॉरेस्ट को अकॉर्डिंग टू द 1996 जजमेंट। क्योंकि ओवरऑल पॉलिसी इंडिया का है 33% फॉरेस्ट कवर बनाना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। तो यही है। और मानसी, इफ यू वांट टू ऐड। नहीं अभी तो कुछ ऐड। एसईसी, एसईसी एक बार देख लो, स्टेट एक्सपर्ट ठीक है। कमेटी, ये स्टैट्यूटरी के अंडर में आता है कि no? तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ कि डेटा इज नॉट देयर, बेसलाइन डेटा भी नहीं है, कितने अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दैट वर नॉट नोटिफाइड हैव बीन लॉस्ट। हम्म। तो आप क्या पूछो, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी का क्या सर्च करना है? जो मतलब हर स्टेट लेवल पे कमेटी है ना, क्या एग्जीक्यूटिव पूछ रहे हो उसमें? एग्जीक्यूटिव है कि स्टैट्यूटरी है इसके अंडर में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी। अच्छा ठीक है। Why is Venice charging entry fee for the tourism? India also have a over tourism. For example, pilgrimage tourism in the Uttarakhand region, northeast में, that is affecting the pristine environment of the Himalaya and also the biodiversity in the forest region in northeast and mountainous region. This is not only with respect to the India, अदर कंट्रीज में भी देखा गया। फॉर एग्जाम्पल ओवर टूरिज्म केसेस एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, लंदन, तो वहां पर एक नजिंग मैकेनिज्म यूज करे, दैट इज एंट्री फॉर अ टूरिस्ट। उसी कारण जो भी टूरिज्म पर्पज के लिए अंदर जाएंगे वेनिस को घूमने के लिए, तो आपको £5 देना पड़ेगा, €5 देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? क्योंकि आप पैसे तो कलेक्ट कर लोगे, €27,000 कलेक्ट हो चुका है, लेकिन ओवरऑल क्राउडिंग का चैलेंजेस तो खत्म नहीं हुआ। तो इंडिया में वैसे ही होगा, अगर आप टेम्पल में फीस बढ़ा दोगे या कुछ और भी एरियाज में कर सकते हो, लेकिन उससे कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ कंपल्सन है, कोई लोग खर्चा कर ही देते हैं जा करके, चाहे वो पिलग्रिमेज रहे टूरिज्म रहे। तो अल्टीमेटली चैलेंजेस को डील कैसे करें? तो एक हो सकता है इसमें कि रिजर्व बेसिस पर कर सकते हैं, कि आपको पहले से नोटिफाई करना चाहिए कि आपको विजिट करना है कि नहीं वहाँ पर, कुछ महीने पहले। दूसरे बोल सकते हैं कि वीज़ा जो ऑस्ट्रिया और बाकी बार्सिलोना, मतलब स्पेन, यूके, एम्स्टर्डम वो दे रहे, उसमें अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर टूरिज्म कम हो जाए। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर, एक कोटा बेस्ड सिस्टम आ जाएगा फिर। तो इसका हेल्दी सोल्यूशन ये हो सकता है कि पहले से बुक करके रखे होटल्स या बाकी सब, अथॉरिटी जो लोकल अथॉरिटीज है पहले से रजिस्टर कर ले कि वी विल विजिट दिस प्लेस इन नेक्स्ट 6 मंथ,
तो उससे कम से कम आइडिया रहे कितना फुटफॉल है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब तक आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, तब तभी पता लगेगा कि अगले 6 महीना में ट्रेंड क्या होने वाला है टूरिज्म का, उसके हिसाब से कैप कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। एक एक सोल्यूशन लग रहा है। बाकी दोनों सोल्यूशन नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं है और ना है कि रिस्ट्रिक्टिंग द वीजा। Taiwan have a very small city, Hinshu. It was known for tea farms and snakes, but right now it is one of the most strategic location of the world. It produces approximately 90% of the world's most advanced semiconductor chips. It is a home to TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. वैसे ही इंडिया में भी एक सिटी बनाया जा रहा है रिसेंटली ढोलेरा में, with a corpus of 90,000 crore इन्वेस्टमेंट है उसमें। इट इज साइज ऑफ सिंगापुर। So we can learn from Taiwan how it has increased the scaling and rescaling of the people. It is providing high precision based manufacturing job to its own citizen। और वर्ल्ड वाइड कैसे वो एक अपने नीश एरिया स्टैब्लिश किए इन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हर कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चिप बनाते हैं, एप्पल, एनवीडिया, सबके लिए टीएसएमसी। तो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ताइवान से? हाँ करता बताओ। हो सकता। करती है, करती है। कंबोडिया साइबर फ्रॉड, इफ वी कैन कंक्लूड इन अ वेरी शॉर्ट कि क्या है इसमें इशू। मोस्टली मेनी ऑफ द इंडियंस वे गिव एन इंसेंटिव कि आपको जॉब मिलेगा इन कंबोडिया, तो वो चले गए वहाँ पर। एंड रीचिंग देयर their passport, their visa were seized by the illegal authorities, illegal groups। और फिर उनको साइबर स्लेव की तरह काम करवाएगा। 700-800 एवरी मंथ सी वॉज अर्निंग। सी वॉज फोर्स टू डू साइबर स्लेवरी। इंडिया से उनको बोला जाता है कि आप सिम कार्ड लेके आए कंबोडिया, और वही सिम कार्ड को यूज किया जाता है। इंडियन सिम कार्ड है, वो कंबोडिया में काम कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, और उनके थ्रू थ्रू फ्रॉड भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। एंड इट हैज ड्यूड अराउंड 500 अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ इन पास्ट 6 मंथ। तो रोल ऑफ होम सेक्रेटरी जो आईएएस होते हैं उनका क्या रोल है? उनका रोल है कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट के अंदर में, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, सीबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ही हैव गिवन डायरेक्शन कि आप कि इंडियन सिम कैसे काम कर रहे हैं कंबोडिया के अंदर में। एंड कुछ सर्टेन लूप होल होगा इंडस्ट्री में, तो आप लूप होल को डील करें। तो एक इसमें सोल्यूशन हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रांजैक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि जीपीएस अलाउ होना चाहिए। अगर जीपीएस बाहर है, सिम कंपनी भी सिम अगर वर्क कर रहे हो, जीपीएस अगर बाहर है, तो कम से कम बोल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से लोकेट लोकेट हो रहा है, उसके हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं सिम को भी। एक सोल्यूशन हो सकता है जीपीएस, कनेक्टिंग जीपीएस विद द सिम। एंड अपार्ट फ्रॉम रिगार्डिंग द इलीगल साइबर वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दिल्ली पुलिस, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद द साइबर कंबोडियन अथॉरिटीज। और उनके साथ काम करके many of the Indians were rescued, 250 Indians out of 75 Indians have been rescued in last 3 months। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है कि नहीं है, तो वी हैव दिस इंस्टीट्यूशन नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क। तो दे आर इनटू मेकिंग दिस प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, एंड दिस इज लाइक बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस।
तो इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इन इंडिया में, एंड वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर आल्सो. रिगार्डिंग लाइटनिंग रिलेटेड डेथ, हाईएस्ट इंडिया में बिहार यूपी में, along with MP, as data shared by the Ministry of Earth and Science in Parliament. Approximately 1577 डेथ हुआ, जिसमें मोस्टली वेर मेन. तो यहाँ पे स्क्यूड है. तो क्वेश्चन पूछने के कैसे क्यों है, मेन की तरफ ही ज़्यादा क्यों है, और ऊपर से बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा क्यों है. तो पहली बात है, मोस्ट ऑफ द बिहार इज इन लाइज इन द एग्रीकल्चर प्लेन, और रूरल बैकग्राउंड होने के कारण जो कॉन्क्रीटाइज बिल्डिंग है वो नहीं है, कम है. जो पोल्स है और अनइंसुलेटेड वायर्स है, इट हैंग्स अराउंड रेडर. और अर्बन एरियाज में कम से कम वो अंडरग्राउंड होते हैं वहां पर, लेकिन ओवर हैंगिंग वायर्स होता है, उसी कारण भी होता है. पोल्स जो होता है, इट इज नॉट अर्थ प्रॉपरली. कॉन्क्रीट बिल्डिंग नहीं होने के कारण जब वो खेती करने जाते हैं बाहर, तो सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड है. तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एलिवेशन है, जो इंसान होते हैं उन्हीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं, इसी कारण. तो ओवरऑल मिटिगेशन क्या हो सकता है, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग, अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों को कि लाइटनिंग के समय में आप पेड़ के नीचे मत रहिए. अगर आप फील्ड पे तो खड़े मत रहिए, आप बैठ जाइए, और ग्राउंड पे आप टच होके बैठ जाइए ओवरऑल. दूसरे बोल सकते हैं आप घर के अंदर रहिए, बाहर नहीं निकले. और ऐसा बोल सकते हैं कि रेन के समय में वी कैन से कि एक इंसुलेटेड जैकेट, जैसे रेनकोट होता है वैसे एक इंसुलेटेड रेनकोट टाइप होना चाहिए. अगर लाइटनिंग स्ट्राइक भी करे तो रेनकोट के ऊपर से, और फिर उसका अर्थिंग किया जाना चाहिए ताकि वो पूरा हो जाए. तो एंड अगर अर्ली बाहर वार्निंग सिस्टम भी हेल्प कर सकते हैं हमें, हम्म, जैसे साइक्लोन्स के केस में हमें हेल्प करते हैं. तो वी कैन गेट टू नो अबाउट कि लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर कितना इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कितना ज्यादा एडवर्स वेदर हो रहा है, ऑन दैट बेसिस इट कैन आल्सो हेल्प. तो कुछ एरियाज है